नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। जैसा कि टाइटल में आप देख चुके होंगे, आज हम एसएसटी क्लास 6 चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। एसएसटी की टोटल 3 बुक्स एनसीईआरटी ने क्लास 6 में लगाई हुई है, जिसमें से आज हम हमारे अतीत स्टार्ट करेंगे। आइए विषय सूची देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर सेकेंड आरंभिक मानव की खोज में। चैप्टर थर्ड भोजन संग्रहक से उत्पादक तक। चैप्टर 4 आरंभिक नगर। 5 क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। चैप्टर 6 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार। चैप्टर 8 अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। आप साइड में राइट में ये जो लड़की देख रहे हैं, इस टाइप का प्रत्येक चैप्टर में आपको परिचय एक बालक या बालिका के द्वारा कराया गया है। एनसीईआरटी की स्पेशलिटी है ये। आगे पढ़ते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यहाँ कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, कलाकारों, शिल्पकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे या कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। अब आता है लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्षों पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने जीवन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवर का आखेटक शिकार भी करते थे। अगला टॉपिक है कृषि के प्रारंभ को लेकर। कहीं नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, नोट डाउन कर लीजिए, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ 2 चीज़ें बताई गई हैं, गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना और दूसरा भेड़, बकरी और गाय को पालना, मतलब कि पशुपालन और कृषि 2 चीज़ें स्टार्ट हुई थी। कहाँ? सबसे पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों में। अब बात आती है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब बात ऊपर हो रही थी सबसे पहले गेहूं और जौ की, जो उपजाया गया था सुलेमान और किरदर पहाड़ियों में। आइए मैप में देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में आप देख रहे होंगे सिंधु नदी के ऊपर दिया हुआ है सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ, जहाँ गेहूं और जौ उपजाया गया था सबसे पहले। वहीं उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और गारो पहाड़ियाँ दी हुई हैं। गारो पहाड़ियाँ यहीं सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2 अलग अलग समय यहाँ दिए हुए हैं।
4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का निर्माण हुआ। इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिए। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में कभी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अगले टॉपिक में लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बारे में पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। अभी यहाँ उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे यात्राओं के विषय में पढ़ते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थीं। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थीं। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे पढ़ते हैं। देश का नामकरण कैसे हुआ और इसका पता कैसे चला। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग और उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ये नोट डाउन कर लीजिए। भारत का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद कृति में, और लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अभी तक हम जो भी अतीत पढ़ते आ रहे थे, ये सब हमें पता कैसे चला, कहाँ से हमें पता चला, ये चीज़ें कैसे हमारे पास आई, ये जानकारियाँ किसके थ्रू आई, मतलब कि स्रोत क्या हैं उनके। तो स्रोतों के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, लिखित स्रोतों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पांडुलिपि के बारे में। अतीत की जानकारी हम कई तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो लिखी जाती थी ताड़पत्रों पर, जिसका मतलब होता था ताड़पत्र जो होता था वो होता था भुर्ज पेड़ की जो छाल होती थी, उसको पतला लेयर बना के पेपर नुमा बनाया जाता था। उसके बाद उस पर लिखावट की जाती थी और उसी को कहते थे पांडुलिपि। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये जो डायग्राम में ये जो ऊपर दिखाया हुआ है, ये इसी को कहते हैं पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। बिहारों से मतलब यहाँ गुफाओं से है।
इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा होती थी, जबकि संस्कृत भाषा ब्राह्मण वर्ण के लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो चलिए दूसरे लिखित स्रोत अभिलेख के विषय में पढ़ते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा रखा करते थे। आइए आगे एक अभिलेख के विषय में नीचे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। अब जब बात लिखित स्रोतों की आती है तो हमारे सामने एक शब्द आता है लिपि। अब ये लिपि भाषा से कैसे अलग है, चलिए देखते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, परंतु जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी भाषा को, मतलब कि जो भी हम बोल रहे हैं वो हो गई भाषा, और किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस संकेतों का प्रयोग हम कर रहे हैं, जैसे हम भारत में हैं तो अधिकतर हिंदी का प्रयोग हम करते हैं। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी जो संकेत हैं उन्हें हम जो लिखने के लिए व्यक्त करते हैं वही कहलाती है लिपि। बीच में आप ये जो अभिलेख देख रहे हैं इसे अशोक के द्वारा यूनानी तथा अरामिक 2 भाषा तथा लिपियों में उत्कीर्ण करवाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत खुदाई के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। ये इतिहास के ही अन्य स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, जैसे मिट्टी की ईंटें, धातुओं के बने हुए सिक्के, चांदी के सिक्के और मिट्टी के पके हुए बर्तन, या सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, पक्की बनी हुई नालियाँ, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आ सकते हैं। दिए गए चित्रों के माध्यम से आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह हमें सिक्के और बर्तन प्राप्त हुए और किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण होता था। अब शब्द आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद खुदाइयों में प्राप्त होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करने वाले होते हैं। जैसे पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ये तत्व कठोर होते हैं और आसानी से नष्ट नहीं होते। अब हम ऊपर चित्रों में देख रहे हैं, दाईं तरफ जो मटका हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और बाईं तरफ हम जो ऊपर और नीचे 2 सिक्के देख रहे हैं, ऐसे सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ध्यान दीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, 2 समय ऊपर दिए हुए हैं। बाईं तरफ जो मटका आपको दिखाई दे रहा है उसके प्रयोग का समय 4700 वर्ष पूर्व था, जबकि दाईं तरफ जो सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं उनके प्रयोग का समय लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्हें पुरातत्वविद अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे।
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने व लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तब ऐसी स्थिति में तो वो जले हुए रूप बचे रह सकते हैं, अन्यथा नष्ट हो जाते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक आता है अतीत एक या अनेक। आपने बुक का अगर नाम देखा हो, शीर्षक देखा हो, तो वो है हमारे अतीत। हमारे अतीत शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। अब बहुवचन शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? अतीत हमारे लिए, आपके लिए या अन्य लोगों के लिए अलग हो सकता है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण देखते हैं, आज अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश लोग भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद भी समाज में विद्यमान थे। उस समय के जो शासक हुआ करते थे वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इन्हीं लिखित अभिलेखों के द्वारा आज हम उनके बारे में, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी जो हुआ करते थे वो अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में बहुत मदद मिली है। हालांकि इनके बारे में अभी तक कोई भी लिखित स्रोत ना मिलने की वजह से अभी बहुत कुछ इनके बारे में जानना शेष है। अगला टॉपिक है तिथियों का मतलब। अगर कोई आपसे तिथियों के बारे में पूछे तो आप शायद तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000, 2010, 2020 इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने से तात्पर्य ईसा मसीह के जीवन के 2000 वर्ष बाद से है। जैसे 2010 आप बोल रहे हैं या फिर 2020 आप बोल रहे हैं, तो ईसा मसीह के 2020 वर्ष बाद से इसका तात्पर्य है। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सारी तिथियाँ ईसा पूर्व में जानी जाती है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा से पहले होता है। इस बुक में आप सारे चैप्टर में जितनी भी तिथियाँ पढ़ेंगे वह 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए ईसा पूर्व में होंगी। आइए कुछ और इतिहास की तिथियों के बारे में जानते हैं। इतिहास में बीसी या हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा से पहले होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी या हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। यह एना डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का इस कैलेंडर के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट या वर्तमान से पहले है।
एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स के अंत में एक कॉलम दिया होता है अन्यत्र। चलिए अब उसे देखते हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये जो ऊपर लिपि आप देख रहे हैं ये इसी के विषय में बात हो रही है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वह आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके। चैप्टर फर्स्ट यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जो मैंने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।